हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए। एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही जो गाइडेंस है वो दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरशिप के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा एज पर सिलेबस। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी, वीकली टेस्ट रहेगा जो हर संडे को कंडक्ट करवाया जाएगा और इसका जो असेसमेंट है आपको क्विक मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस मॉर्निंग 7 to 9 होंगी। आंसर राइटिंग के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। जो बैच है ऑफलाइन की वो स्मॉल रहेंगी ताकि आपको पर्सनल अटेंशन दिया जा सके। तो स्मॉल से हमारा मतलब है कि 20 से 30 बच्चों के अंदर ही हम एक बैच में रखेंगे फॉर ऑफलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप एक्सिया एकेडमी नाम का एक ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं स्टोर सेक्शन में जाके। अगर कोई दिक्कत आप फेस करते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। कंजर्वेशनिस्ट एप्रीहेंसिव ऑफ टर्टल ट्रेल्स अनाउंस्ड इन बजट। तो क्या है पूरा मामला, उसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ओडिशा का कोस्टल रीजन है, स्पेशली आपकी ऋषिकुलिया जो रीजन है, ऋषिकुलिया रिवर माउथ बीच एट पोडमपेटा इन गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो वहाँ ये जो आपकी टर्टल है जिसका नाम है ओलिव रेडली टर्टल्स, तो ये मास नेस्टिंग करती है। अभी का जो समय है इस समय पे इनका मास नेस्टिंग देखा जाता है। तो अभी इसमें क्या है, जो हाल ही में जो बजट आया है उसमें ये बजट में ये अनाउंस किया गया है कि टर्टल ट्रेल्स मतलब क्या होगा कि आपकी कॉरिडोर बनाई जाएंगी जिससे अभी जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है, इन बीच में आपकी ओलिव रेडली टर्टल जो है वो मास लेवल पे पाई जाती है। तो इसको हम एक टूरिज्म के लिए एक अट्रैक्टिव साइट बना सकते हैं। तो इसी के लिए क्या है, टर्टल ट्रेल एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो उसी कॉरिडोर में जाके क्या कर सकेंगे, जो विजिटर्स है, जो टूरिस्ट है, वो इनको इनका साइट ले सकेंगे। लेकिन जो कंजर्वेशनिस्ट है वो काफ़ी एप्रीहेंसिव है, वो काफ़ी डर रहे हैं कि ये जो आपका इको टूरिज्म या फिर टूरिज्म का व्यवस्था किया जाएगा, इससे क्या है, ओलिव रेडली टर्टल के ऊपर खासा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई पड़ सकता है। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ऑलिव रेडली टर्टल है, ये अगर हम हिस्टोरिकली इसको देखें तो 1970s में ऑलिव रेडली टर्टल्स को लार्जली इग्नोर्ड किया जाता था और इनको हार्वेस्ट किया जाता था फॉर मीट एंड एग्स इन कोस्टल रीजन। उसके बाद जब 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया तो इसके तहत ओलिव रेडली टर्टल को शेड्यूल 1 प्रोटेक्शन दे दी गई जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। फिर आप 1990s में अगर देखें तो जो गहीर माथा जो है आपकी उड़ीसा में, उसको मैराइन सेंचुरी की तरह डिक्लेयर किया गया ताकि जो कंजर्वेशन है वो किया जा सके। लेकिन इससे कन्फ्लिक्ट एराइज हो गया बिटवीन ट्रेडिशनल फिशरमैन एंड कंजर्वेशनिस्ट। और 2000 में अगर देखें तो फोकस शिफ्टेड टू ऑपरेशन ओलिविया। तो इसमें कोस्ट गार्ड को क्या किया गया कि ओलिव रेडली टर्टल को बचाने के लिए जो भी नेसेसरी मेजर्स लेनी है, रेगुलेटरी मेजर्स, वो ये कोस्टल गार्ड्स लेंगे, वो जगह को सर्विलियंस करेंगे। तो अभी ध्यान रखिएगा ओलिव रेडली टर्टल प्रोटेक्टेड है या नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, शेड्यूल 1 क्या है, पूछा जा सकता है। तो वही इसमें कंसर्न निकल के आया है कि जो टर्टल ट्रेल है, तो यहाँ मेंशन होगा कहीं पे, ये रहा टर्टल ट्रेल, अ प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू क्रिएट पाथवेज कॉरिडोर फॉर टूरिस्ट टू विटनेस टर्टल नेस्टिंग। लेकिन इससे प्रॉब्लम आएंगी, एंथ्रोपोजेनिक जो प्रेशर है वो और ज़्यादा बनेगा। तो इसके लिए इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस ऑलरेडी है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि टूरिज्म इंटेंडेड टू सपोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट एंड ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ विदाउट डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम। लेकिन होने से भी क्या है, इको टूरिज्म में भी अनकंट्रोल्ड इको टूरिज्म हो जाता है जिससे आपकी जो
एनिमल्स है वो थ्रेट हो जाती है उनकी। तो इसमें ध्यान रखिएगा एक टर्म है आरीबाडा। तो आरीबाडा का अर्थ होता है मास नेस्टिंग। तो प्रीलिम्स में ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। टर्टल ट्रेल क्या है? यूनियन बजट में लिया गया एक प्रपोजल है। की आर्ग्यूमेंट्स क्या है? तो टर्टल ट्रेल से आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म डेवलप होगा, जॉब क्रिएशन होगी, नो डाउट, लोकल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, नो डाउट। लेकिन कॉन्स क्या है? कि कंजर्वेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो मास नेस्टिंग साइट बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है। तो अभी वहाँ पे टूरिज्म अगर प्रमोट करते हैं तो उससे लाइट पॉल्यूशन होना लाज़मी है और अंडे जो है वो आपके खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए कंजर्वेशन का जो कंसर्न है वो हम देख सकते हैं। तो ज़रूरी क्या है वे फॉरवर्ड में? कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन करनी है, कम्युनिटी को एजुकेशन देना ज़रूरी रहेगा। और हम वर्चुअल रियलिटी को प्रमोट कर सकते हैं इन टूरिज्म कि वहाँ ना जाते हुए भी दूर से हम उनको देख सकें। और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना है। तो वही चीज़ इसमें हम देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन-सा रीजन है, डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, वो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। रिवर कौन-सा है? ऋषिकुल्य। कौन-सा बीच में है? वो है बोडमपेटा इन ओडिशा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप के अगेंस्ट पिटीशन दायर है कि व्हाट्सएप जो है वो यूज़र का जो डेटा है उसको यूज़ कर रहा है मेटा प्लेटफ़ॉर्म पे। तो मेटा प्लेटफ़ॉर्म पे मतलब फ़ेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ताकि वो टारगेटेड एडवर्टाइज़मेंट दिखा सके। जो पर्सनल डेटा है उसको कॉपी करके या फिर जो नॉन पर्सनल डेटा है उसको बेच सके डिफरेंट एमएनसीज़ को और उससे उनकी कमाई हो। तो अभी हमारा डेटा है जिसको वो बेच रहे हैं विदाउट द कंसर्न ऑफ द यूज़र। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डेटा है वो एक पर्सन का है। उस डेटा को जो कंपनी है विदाउट देयर कंसेंट उसको ले रही है और कंसेंट के साथ भी अगर ले रही है तो इतना बड़ा आपका टर्म्स एंड कंडीशंस रखा है जो आम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ थेफ्ट है, ब्रीच है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है विद द यूजर। अगर जो आपकी इंटरमीडियरी है जैसे मेटा है या फिर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वो अगर हमारी डेटा ले रही है तो हमारे कंसेंट के साथ लेना चाहिए और कंसेंट के साथ लेते हुए उन्हें हमें जो एक पोर्शन ऑफ कमाई है वो भी शेयर करनी चाहिए क्योंकि वो कमा हमारे डेटा से रहे हैं। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ भी मेंशन की है कि हमारे देश में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमारे प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी डेटा को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन डेटा का जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसके बारे में बात नहीं करता है। तो डेटा का अगर इकोनॉमिक वैल्यू है उस डेटा से अगर कोई कंपनी कमा सकती है तो उस डेटा से जो कमाई होता है उसका एक शेयर जो डेटा ओनर है उसके पास भी जाना चाहिए। तो यही अभी जो मामला है वो कोर्ट में है और इन चीज़ों को कंप्लाई करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा भी है जो आपकी व्हाट्सएप कंपनी है उसको, जो मेटा कंपनी है उसको, अगर कंप्लाई नहीं करते हैं तो वो सर्विस को बंद कर सकते हैं और उनको कंप्लाई करना ज़रूरी है। तो वो चीज़ इसमें कही गई है और इसमें राइट टू प्राइवेसी ये सभी चीज़ तो हमें पता ही है ऑलरेडी। तो इसमें मैं अगर देखूँ 2017 से पहले डेटा प्राइवेसी के लिए आईटी एक्ट 2000 था। उसके बाद 2017 में पुट्टास्वामी जजमेंट आया जिसने आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के हिसाब से डिक्लेयर किया। उसी के बाद हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा रिगार्डिंग लॉ बनाने के लिए बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी को फॉर्म किया गया, जिसने सजेशन दिया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए और उसी लिहाज से अगर देखें तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 बना है। और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट देखें तो जो डेटा ब्रीच है, जो हमारी प्राइवेसी ब्रीच है, जो हमें सामान की तरह यूटिलाइज किया जा रहा है हमारी डेटा को, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन चल रहा है। नेक्स्ट है यूएस डील एक्सक्लूड्स सेंसिटिव सेक्टर्स। तो इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील चल रही है और इसमें हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ये कहा है कि सेंसिटिव सेक्टर्स को एक्सक्लूड किया गया है। तो सेंसिटिव सेक्टर अगर कहे तो कौन सी है? एग्रीकल्चर है, देन आपकी एग्रीकल्चर के बाद अगर देखें फिशरी है, डेयरी सेक्टर है,
फिर आपकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उनको ये सेंसिटिव सेक्टर्स को एक्सक्लूड किया गया है। जैसे एग्रीकल्चर में हम कोई कंसेशन नहीं दे सकते हैं यूएस को, नहीं तो यूएस की चीप प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में एंटर करती है तो उससे क्या होगा, हमारी जो एग्रीकल्चरल मार्केट है, डेयरी मार्केट है, वो तबाह हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल डिस्ट्रेस आएगा। बाकी डिस्कशन चल रही है, फाइनलाइज होने के बाद जो दोनों देश है वो हमारे जो ट्रेड है उसको 200 से 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचा सकते हैं। तो दोनों ही देश को इससे बेनिफिट है। हमें भी एक हाई एंड मार्केट मिलता है, उनको भी एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमरिस्टिक मार्केट मिलता है। हमें उनसे टेक्नोलॉजी प्राप्त होती है, कैपिटल प्राप्त होता है। तो इसीलिए क्या है, ये जो ट्रेड डील जब फाइनलाइज होगा, जैसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा गया है इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील को, और जो बेनिफिट्स हमें उधर मिली है उसी तरीके के हम सिमिलर बेनिफिट्स को इंडिया यूएस के बीच भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम अगर देखें ट्रेड को विथ यूएसए, तो हमारा ट्रेड जो है वो सरप्लस है। तो वही चीज जो है डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त नहीं है, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, मतलब बराबर का टैरिफ लगा दिया है, प्लस 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, पीनल टैरिफ, कि हम रशियन ऑयल को परचेस कर रहे हैं। तो अभी डिस्कशन ऑन है और इसी डिस्कशन के बाद क्या होगा, ट्रेड डील फाइनलाइज होगा और तभी मैं इन इस जो भी ट्रेड डील से जो भी बेनिफिट होने वाली है उसको डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, हाल ही के बजट में हमने देखा कि आपकी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो 2 है वो लाई जानी है, और इसमें जो बजट आउटले है वो भी आपकी दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कितना आउटले दिया जाएगा, अबाउट 40,000 करोड़ का आउटले दिया जाएगा। और उसमें आईटी जो सेगमेंट है वो भी आएंगी। तो आईटी सेगमेंट में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेगमेंट में मोबाइल मैन्युफैक्चर कर सकेंगे हमारे देश में ही। हमारे देश में ही हम वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ा पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, और फाइनल कंजम्पशन जो है वो हमारे देश में ही होगा और उसको एक्सपोर्ट भी करेगा कर पाएंगे। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बूस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट मिलेगा, और विकसित भारत जो गोल है 2047 वो हम फुलफिल कर पाएंगे विथ दिस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव 2.0 व्हिच इज फोकसिंग ऑन आईटी सेगमेंट ऑल्सो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो बजट में बूस्ट दे रही है, बजट आउटले लेके आया है, और टैक्स हॉलीडे भी दे रही है डेटा सेंटर्स के लिए, ताकि डेटा सेंटर्स जो है वो हमारे देश में ही क्रिएट हो। और सेमीकंडक्टर के लिए जो सेमीकंडक्टर कॉरिडोर है वो भी बनाया जाना है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, इन स्टेट से होके जो सेमीकंडक्टर कॉरिडोर है, रेयर अर्थ एलिमेंट का कॉरिडोर है, वो गुजरेगा। इससे इंडिया को जो हमें हमारा फैब्रिकेशन प्लांट चाहिए वो हम डेवलप कर सकेंगे। सेमीकंडक्टर के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, रिफाइन कर पाएंगे, और टेक्नोलॉजी के सेगमेंट पे, स्पेस पे हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, डिफेंस में हो, हम खुद की वैल्यू चेन को डेवलप कर पाएंगे, और इससे आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है वो आगे बढ़ेगा, और जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम एक बूस्ट दिला पाएंगे। तो 100 बिलियन का पोटेंशियल है हमारे देश में। तो ये जो भी नंबर है ये हमें मेंस में डेटा के तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यूएस फार्म्स एक्सपोर्ट टू इंडिया सर्च इवन विदाउट नो डील। तो कोई डील अभी नहीं हुई है, दोनों के बीच में रेसिप्रोकल टैरिफ का जो मामला है वो बना हुआ है। यूएस ने टैरिफ 50% तक बढ़ा रखा है और उसको 80% तक, अभी 18% तक कम करेंगे। लेकिन कोई बिना डील के ही इतने टैरिफ वार के बाद भी अगर हम देखें तो यूएसए का जो एक्सपोर्ट है इन इंडिया वो 34% तक बढ़ चुका है, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू यूएसए वो सिर्फ 5.1% ही रोज हुआ है। तो मतलब जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट यूएसए की तरफ से, वो आपकी जो वाइडन थी वो अभी श्रिंक कर रही है। तो इसमें अगर हम देखें तो इंडिया से क्या प्रोडक्ट जो है जा रहा है, अभी भी इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन सोयाबीन, इंडियन एलमंड, ये सभी। और लॉस कौन से सेगमेंट में हम कर रहे हैं, ऑयल सीड फार्मर का लॉस हो रहा है, श्रिम्प प्रोड्यूसर्स का लॉस हो रहा है, शुगर कैन ग्रोअर की लॉस हो रही है। और यूएसए से जो बढ़ रहा है उसमें इथेनॉल फ्रैक्शन में बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। तो अभी
जो आपकी बढ़ोतरी है वो अगर वन साइडेड है तो इससे एक प्रॉब्लम है, तो दोनों साइड बढ़ना ज़रूरी है। ओके, तो जो ट्रेड डील है उसको फाइनलाइज़ करनी ज़रूरी है ताकि इंडिया का जो भी आपका नुकसान है वो हम मिटिगेट कर सकें। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल है टू टेकल इंडियाज़ वेस्ट प्रॉब्लम न्यू रूल्स टर्न फोर्स टू सोर्स, फोकस टू सोर्स। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको किया जाता आया है अंडर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016, जो बना है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। लेकिन उसको हाल ही में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 करके नया रूल लाया गया है। क्यों? क्योंकि अभी सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया है। तो इसमें हमारी जो भी वेस्ट है उनको सेग्रीगेट करना है और उनसे हम वेस्ट को रिसाइकल करके जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो वेस्ट से हम फिर से रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो 4 वे ऑफ सेग्रीगेशन होता है, ये कलर आप देख सकते हैं। एक में वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और बायो जो मेडिकल वेस्ट है वो। अभी अगर हम थोड़ा इवोल्यूशन देखें इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, तो प्री 2000 में देखें तो बेसिक इसी तरीके का वेस्ट जो था इसी तरीके से मैनेज किया जाता था। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट आया, तो उसमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रूल आया 2000 का। फिर 2000 का रूल को फिर से चेंज किया गया, सोर्स में सेग्रीगेशन करने के लिए 16 में रूल्स आया। और अभी जो सेग्रीगेशन होगी उसको सर्कुलर इकोनॉमी में यूज़ करने के लिए नया रूल्स आया है। तो अभी ज़रूरी है क्या करना, इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सकें, आपकी जो वेस्ट है उससे हम रिसोर्स जनरेट कर सकें और प्लस एनवायरनमेंट के ऊपर जो पोल्यूशन है एयर वाटर का उसको कम कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी में अवेयरनेस आए, लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए, कैपेसिटी बिल्ड किया जाए डिफरेंट जो फार्म्स है उनकी, ताकि वेस्ट को सेग्रीगेट करके उससे एनर्जी हो या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट जनरेट किया जा सके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है।